Hello and welcome back to Lingua Franca, Bhavishya Sarathi 2020. My name is Amit Kumar Sharma, Maral. दोस्तों कल हमने CBS 2020 एग्ज़ाम फर्स्ट जो फरवरी में हुआ था उसको हमने शुरू किया था। ये एक प्रीवियस पेपर है और हम इसको कर रहे हैं। हमने 30 क्वेश्चन इसके कल कर लिए थे सक्सेसफुली और हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन था वो सेंटेंसेस को रीऑर्डर करने का था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस के साथ में। ये पार्ट 2 है उसका। आप कल का जो पार्ट था वो उसको ज़रूर देख लें और उसके माइन्यूट नुआंसेस, जो हमारी सटल टेक्निक्स थी, जो हमारे टैक्टिक्स थे, हमने बहुत सारी इस तरह की चीज़ों के बारे में जाना था। वोकैबुलरी के ऊपर हमने स्ट्रेंथन करने के ऊपर स्ट्रेस किया था और हमने देखा था कि कैसे हमने ऑप्शंस को पढ़कर कुछ क्वेश्चंस को किया था। तो हमारा जो एक मिशन था वो क्या था, हमने किस ओपिनियन के साथ में उसको शुरू किया, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या रखा था, हमारी जो स्ट्रेटजिक हमारे प्लान क्या थे कल आप उसको वीडियो को देख लें और उसको देखकर आज के वीडियो को आप फिर से देखें। इस वीडियो को कई बार आप देख लें क्योंकि ये प्रीवियस पेपर्स जो हम करते हैं इससे हमको बेहद फ़ायदा होता है। तो चलिए चलते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ और 31st सेंटेंस हमारा है। 31st हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो इडियम है वो है पेपर टाइगर। अ पेपर टाइगर। अ पेपर टाइगर के 4 ऑप्शंस हैं। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज नॉट, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट्स लाइक अ टाइगर, सी ऑप्शन है पीपल हु कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स एंड डी ऑप्शन है अ डेयर डेविल। तो देखिए जो पेपर के ऊपर टाइगर है, अगर आपको पता भी नहीं है, आपने फ्रेजेस को या इडियम्स को नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा इसको सेंस करिए। अब पेपर टाइगर, पेपर के ऊपर जो टाइगर है इसका मतलब है कागज़ का शेर। अगर शेर तो नहीं है, टाइगर है, लेकिन कागज़ का शेर बोलते हैं आमतौर पे भाषा में, कॉलोक्वियल लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अ पेपर टाइगर मीन्स पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज़ नॉट। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं 32 की तरफ। सेंटेंस नंबर 32, लिली लिवर्ड। देखिए लिली लिवर्ड, लिली एक फ्लावर का नाम है और लिवर के बारे में जब भी हम कोई फ्रेज़ या प्रवर्ब पढ़ते हैं या हम कोई इस तरह का इडियम पढ़ते हैं तो लिवर को हम क्या समझते हैं, लिवर को हम ब्रेवरी से कभी कभी जोड़ते हैं। जिगर हम बोलते हैं इसको आमतौर पर, और ये फेमस भी है कि जिसमें जिगर है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसमें नहीं है, लिली लिवर्ड है, वो कहा गया है कि वो नॉट ब्रेव तो नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है, नॉट ब्रेव, कॉमिकल, आउटरेजस, ब्रेव एंड करेज, 4 ऑप्शन हमारे पास में है। तो लिली लिवर्ड को जो यूज़ किया जाता है वो कावर्डली एक्शंस के लिए किया जाता है। लिली लिवर्ड का मतलब है कावर्डली एक्शन, जिसमें जिगर नहीं है, ऐसा आप अपने याद कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको जो आप निमोनिक है आपका कि जिसमें ब्रेवरी नहीं होती, नॉट ब्रेव जो होता है, यानी कि कावर्डली एक्शन जो दिखाता है, जिसका जिगर नहीं होता, जिसमें कुछ भी जो जिगर नहीं रखता कुछ भी काम करने के लिए, कावर्डली एक्शंस दिखाता है, उसको हम लिली लिवर्ड कहते हैं। 33 की तरफ चलते हैं। ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड का मतलब अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। आसान है। ईट लाइक अ बर्ड, जो चिड़िया की तरह खाता हो, और जो चिड़िया की तरह खा रहा है वो बहुत ज़्यादा तो खाएगा नहीं, तो ए ऑप्शन नहीं है। ईट वेरी लिटिल, ये पॉसिबल हो सकता है ऑप्शन सी। ईट अ लॉट, बहुत ज़्यादा नहीं है। ईट फास्ट है पहला, वो भी नहीं हो सकता है। और प्रिटेंड टू बी ईटिंग, प्रिटेंड टू बी ईटिंग, खाने का बहाना कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 33 बी, ईट वेरी लिटिल। चिड़िया के बराबर पानी पीना या खाना, ये आमतौर पर हम लोग कहते हैं। दी डॉग डेज, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, कंफ्यूजिंग है। डॉग डे से आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहला है डेज सेलिब्रेटिंग डॉग्स, कि उस दिन हम डॉग्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके एग्जिस्टेंस को, उनकी लॉयल्टी को, ऐसा कुछ नहीं है। द बिटर डेज, जो थोड़े से कड़वे दिन हैं, एक्सपीरियंसेस हमारे अच्छे नहीं हैं, थोड़ा सा हमको बिटर जो हमारा ओपिनियन है उसको बनाते हैं, हमारे मूड को ख़राब करते हैं। तीसरा है हॉटेस्ट डेज, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप एलिमिनेट करिए सारे ऑप्शंस को, या आपको बिल्कुल सही पता है एंड यू गो एंड यू चूज़ दैट यू नो दिस ऑप्शन एंड यू सेव योर टाइम। लेकिन ये जो दूसरा तरीका बताया कि आप जाते हैं, चुन लेते हैं, आंसर को लगा देते हैं सही, तो वो हमारे एक्सपीरियंस से आता है, प्रैक्टिस से आता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो एलिमिनेशन भी हम कर सकते हैं। नैरो डाउन योर ऑप्शंस, उनको नैरो करिए और नैरो करने के बाद में जो ऑप्शन बचता है वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो पहला
डेज सेलिब्रेटिंग डॉग्स नहीं है, बी द बिटर डेज ये भी नहीं है, और डी अगर हम देखें द कूलेस्ट डेज, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका सही आंसर है सी द हॉटेस्ट डेज। अब इसको ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको मेमोराइज रिटेन करने का तरीका एक ये है, देखिए व्हेन एनी डॉग स्टिक्स इट्स टंग आउट देन इट स्टार्ट्स सैलिवेटिंग, इट नीड्स वाटर। और जब उसको प्यास लगती है तो उसकी जीभ बहुत बाहर निकल जाती है। तो क्या है इसका मतलब, जब प्यास बहुत लग रही है इसका मतलब बहुत गर्म दिन चल रहे हैं, हॉटेस्ट डेज, राइट। सो द डॉग डेज मीन्स द हॉटेस्ट डेज। 35 द बनाना रिपब्लिक। देखिए बनाना रिपब्लिक क्या होता है, क्या इसका कोई बनाना से लेना देना है, बनाना रिपब्लिक कहते किससे हैं। देखिए बनाना रिपब्लिक का मतलब पढ़ लेते हैं पहले। अ स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट, जिसमें छोटा देश है और पुअर गवर्नमेंट है, पुअर कंट्री है उसकी वीक गवर्नमेंट है। स्मॉल और पुअर कंट्री विच प्रोड्यूसेस बनाना, छोटा सा कंट्री है जहाँ पे बनाना बहुत ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। अ कंट्री विच हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय ए बिग कंट्री, छोटे देश को बड़े देश ने ऑक्यूपाई कर लिया, इन्वेड किया और उसको हरा दिया, अपने कब्जे में ले लिया। अ कंट्री विदाउट एनी गवर्नमेंट, क्या वो है कि एक कंट्री है और विदाउट एनी गवर्नमेंट, वहाँ कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। तो देखिए ऐसा इसका कोई मतलब नहीं होता। बनाना रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई छोटा और गरीब देश हो सकता है, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो अनफेयर है, बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, या कह सकते हैं कि इट इज़ फुल ऑफ करप्शन। और इस करप्शन की वजह से, करप्शन हैज़ ईटन इनटू द गवर्नमेंट, करप्शन ने इसको बिल्कुल टर्माइट की तरह खा लिया है और ये बिल्कुल वीक हो गई है। तो ऐसा हमको हिंट कहाँ मिल रहा है, देखिए कहाँ पर मिल रहा है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अ स्मॉल और पुअर कंट्री with a weak government, right? 35, A option is the correct option. 36, pros and cons, the pros and cons. ये तो पॉपुलर है, आप इसको देख सकते हैं, the pros and cons, the good and bad parts of a situation, maybe like and dislike of a situation, a bad experience in an event, a good moment of an event. तो देखिए जहाँ pros and cons को weigh करते हैं, जब हम देखते हैं कि pros are outweighing the cons or cons are outweighing the pros, it means advantages or disadvantages. तो जो ऑप्शन ए इसके अंदर है, the good and bad parts of a situation is the correct option. जितना आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता जाएगा। अब फ़ायदा आपको क्यों होता जाएगा, क्योंकि आपको जो भी पढ़ना है उसमें से आपको नई चीज़ें मिलती हैं। अच्छे आर्टिकल पढ़ेंगे, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, चाहे वो फेसबुक पर पढ़ रहे हों आप या कहीं और पढ़ रहे हों। खूब पढ़ना है आपको, अपना जो पढ़ने का इनटेक है उसको आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। यू रियली नीड टू मैग्नीफाई दैट। If you really magnify that, you are going to reap the harvest, and that harvest is going to really good, right? So keep that in mind, please. And then 37, prime the pump. प्राइम द पंप। देखिए प्राइम द पंप का क्या मतलब होता है। अगर आप सीधे प्राइम को देखें तो मैंने पहले ही कहा कि जब आप प्राइम की बात करते हैं तो आप किसी चीज़ को जब प्राइम करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर। अगर आप प्राइम करते हैं किसी चीज़ को तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होता है कि सारे जो वर्ड्स हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। क्या एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में वो जाता है या अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो जाते हैं। तो आपको याद हो कि जब प्राइम की आप बात कर रहे हैं और पंप की बात कर रहे हैं, तो प्राइम पंप का मतलब है कोई चीज़ या तो पंप इन की जा रही है, पंप आउट की जा रही है। प्राइम द पंप का मतलब क्या हो सकता है, तो आपको कम से कम पंप के बारे में मालूम होना चाहिए। कोई चीज़ आप बाहर निकाल रहे हैं किसी जगह से या कोई चीज़ डाल रहे हैं उसमें, या तो आप उसको इंजेक्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, या उसको आप किसी चीज़ को आप बाहर निकाल रहे हैं, इट मीन्स एलिसिट कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, या उसको डाइवेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कहा मैंने तो डाइवेस्ट कहा मैंने। डाइवेस्ट का मतलब है किसी चीज़ से इन्वेस्टमेंट को कम करते जाना। तो प्राइम देखिए अगर आप देखेंगे तो ये एक एडजेक्टिव भी है, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। और प्राइम आपने देखा होगा, प्राइम सस्पेक्ट बोलते हैं, प्राइम एग्जाम्पल बोलते हैं, प्राइम टाइम न्यूज़ आती हैं, कभी कभी बोलते हैं इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, ऐसा बोलते हैं अपनी ज़िंदगी के सबसे शानदार दिनों में। ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल जो टाइम होता है, जो आपको स्ट्रॉन्ग जब आप रहते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल टाइम इन द प्राइम ऑफ हिज यूथ बोलते हैं कभी कभी। और कभी कभी हम इसको यूज़ भी कर लेते हैं, किस सेंस में कि कोई चीज़ हम प्रिपेयर जब करते हैं किसी सिचुएशन को, जब हम प्रिपेयर करते हैं किसी ख़ास चीज़ के लिए, किसी ख़ास चीज़ को करने के लिए, तो उस सिचुएशन को हम प्राइम करते हैं। ठीक है,
उन सिचुएशन को हम प्राइम करते हैं, या किसी चीज़ को तैयार करने को भी हम प्राइम बोलते हैं। तो प्राइम के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आप आर्टिकल्स को, स्पीचेस को, या किसी का जो सिंपोजियम हुआ उसको सुनिए ध्यान से। हमें सुनने का काम बहुत ज़्यादा करना है, आपको कर सकते हैं उतना। तो चलते हैं वापस। टू डू समथिंग, ए ऑप्शन है टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड, हो सकता है टू डू गुड थिंग्स टू सक्सीड इन लाइफ, कि लाइफ में सफल होने के लिए अच्छी चीज़ें करें, टू डू गुड थिंग्स। टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट बैड थिंग्स डन, बुरी चीज़ों को करवाने के लिए कोई काम करें, तो हो सकता है ये भी। आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स टू मेक समथिंग सक्सीड, लोगों को कहना कि कोई चीज़ को करवाएं, अच्छे से करवाएं उसको। तो देखिए, जब मैंने प्राइम कहा किसी चीज़ को मदद करने के लिए, उसको सिचुएशन के अनुकूल बनाने के लिए, और पंप का मतलब है कि आप किसी चीज़ को वहाँ पर इनकरेज कर रहे हैं। पंप का मतलब यहाँ बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। प्राइम का मतलब पॉजिटिव हुआ और पंप का मतलब भी यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर प्राइम ना होता तो हम सोचते, प्राइम ने उसको पॉजिटिव बना दिया। इफ़ यू प्राइम द पंप, इट मीन्स यू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ व्हाट? ग्रोथ ऑफ अ न्यू और वीक बिजनेस और एनी इंडस्ट्री। तो आप कैसे उसको इनकरेज करते हैं? किसी ग्रोथ को, किसी बिजनेस की ग्रोथ को या नई बिजनेस की ग्रोथ को, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखें इसमें कौन सा ऑप्शन बन सकता है? टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड। 37 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए 38 की तरफ चलते हैं। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यानी कि हरी आंखों वाला कोई डीमन जैसा कोई क्रीचर है, मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर माने आप समझते हैं, समथिंग दैट इज gigantic and ugly and powerful also, monster, right? So green eyed monsters, आपने देखा है कि ग्रीन आइड को कहाँ यूज़ करते हैं? ग्रीन आइड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको कुछ जलन की बात चल रही हो, जेलसी की बात चल रही हो, इनवी की बात चल रही हो। तो पहला फीलिंग ऑफ बीइंग जॉयस, खुशी की बात तो नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया ग्रीन आइज मॉन्स्टर। तो जहाँ भी जलन की बात होती है ग्रीन आइज मॉन्स्टर होता है। अब ग्रीन आइज मॉन्स्टर में जो दूसरा हमारा ऑप्शन है वो क्या है हमारा ग्रीन आइज मॉन्स्टर में? फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस, अभी मैंने कहा तो ये हो सकता है। फीलिंग बैड अबाउट हैपनिंग्स, सी, यानी कि फीलिंग बैड अबाउट हैपनिंग्स, जो घटनाएं हो गई हैं उसके बारे में बुरा महसूस करना, नो। एंड फीलिंग लकी अबाउट समथिंग, नो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। इफ यू envy somebody then you are the green eyed monster। आगे चलते हैं। राइज टू द ओकेजन। राइज माने ऊपर उठना, टू द ओकेजन मीन्स मौके पर, मौके के साथ में, मौके पर ऊपर उठना। ऊपर उठने का मतलब क्या हुआ? राइज माने उठना, ओकेजन माने मौका। तो मौके पर ऊपर उठना या मौके के लिए ऊपर उठना, तो कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। सेलिब्रेट अ सक्सेस इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और बी टू रिग्रेट अ सिचुएशन विच एंडेड इन फेलियर, to succeed in dealing with a difficult situation, or D to motivate people to succeed in a difficult situation। तो अगर हम देखें इस 39 को, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, टू सेलिब्रेट सक्सेस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसका सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। बी है टू रिग्रेट अ सिचुएशन विच एंडेड इन फेलियर, ऐसा भी नहीं है, इसमें कोई रिग्रेट भी नहीं है कि इस चीज़ को हम अटोन कर रहे हैं, हम इसको बुरा लग रहा है और रिग्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको अफसोस है उस चीज़ों के अंदर, अनफुलफिल्ड कोई डिज़ायर है, ऐसा भी नहीं है। सी ऑप्शन है टू सक्सीड इन डीलिंग विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो इसका वास्तव में मतलब क्या है टू राइज टू द ओकेजन का? इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुली किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं, एंड यू विन। It means option B is the correct choice. To regret, माफ़ कीजिएगा, option C is the correct choice. To succeed in dealing with a difficult situation, you rise to the occasion. For example, इसका एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। If you practice or if you use your power of retention during examination and a question, कोई सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड आप अपने रिटेंशन पावर का यूज़ करते हैं, और आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जो आपको याद था अच्छे से आप उसमें बैक गियर लगाते हैं, मेंटल बैक गियर, और चले जाते हैं वहाँ पर जहाँ आप थे।
और अब आप इसको सक्सेसफुली अगर कर लेते हैं देन यू राइज टू द ओकेजन। और समझिए इसका एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जब सबने कोई चीज़ को मना कर दिया हो और उस वक्त जो जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, इस दौरान कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टर्स हैं, दे ऑल हैव रिजन टू द ओकेजन, दे ऑल हैव रिजन टू द ओकेजन। इट मीन्स इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उन्होंने इसको सक्सेसफुली डील किया है। डॉक्टर्स नहीं होते तो ये जो हमारा इतना बड़ा जो पेंडेमिक है, इसका जो टर्न आउट होता वो बहुत ज़्यादा होता। तो जो हमारा डिज़ीज़ है ये इतना ज़्यादा फैल जाता और इसकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती इंडिया में कि हम इसको रोक नहीं पाते। लेकिन जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, उसके जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, दे रियली हैव रिजन टू द ओकेजन एंड वी प्रेज देम फॉर देयर नोबल एक्शन, राइट। 40, कॉल इट अ डे। देखिए कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे आपने उसको बोलते हुए सुना होगा। ओके, लेट्स कॉल इट अ डे। देखिए लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब है एंड ऑफ द डे नहीं, वो डे के बारे में बात नहीं हो रही है। कंप्लीशन ऑफ वर्क, हाँ कंप्लीशन ऑफ द वर्क की तो बात हो रही है, लेकिन पूरा काम नहीं होता कॉल इट अ डे में। कॉल इट अ डे यानी कि उस दिन के काम को ख़त्म कर देना, उस दिन का काम ख़त्म कर देना। अगर आप काम ख़त्म नहीं हुआ, उस दिन का जो काम है उसको ख़त्म कर देना। सी हैज़ स्टॉप डूइंग समथिंग, ये प्रोबेबल है, एक हो सकता है ऑप्शन। और डी है अ ब्यूटीफुल डे। ब्यूटीफुल डे से इसका कुछ नहीं है लेना देना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अ ब्यूटीफुल डे। सो कॉल इट अ डे मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग, राइट। सो अगर आप बोलते हैं कॉल इट अ डे, इट रिफर्स टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। एंड व्हाई डू यू से सो? बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू एनी मोर वर्क। Maybe you think you should unwind yourself, or you think that you have done enough, आपने बहुत काम कर लिया है और उस दिन आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, then you will say let's call it a day. Okay? चलते हैं, तो हम आगे अभी कॉल इट डे नहीं कर रहे हैं, हमारा काम अभी थके भी नहीं है, हमने पूरा भी नहीं किया है। आगे चलते हैं, 41 से लेकर आगे चलना है हमको, और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पर हम आ गए। पहले हमने किए थे एक सिंगल सेंटेंस था, उसके पार्ट्स को उन्होंने अलग अलग रखा हुआ था, उसके सीरियल को बदला हुआ था। अब आए हैं कि हमें 2 सेंटेंस दिए हैं, S1 और S6 एंड S6, और बाकी 4 सेंटेंसेस और भी दिए हैं। और वो जो सेंटेंसेस हैं 4, उनको S1 से फिर हमको चुनना है आगे PQRS, और S6 पर जाकर S1 और S6 के बीच में, बिटवीन S1 एंड S6 हमें 4 सेंटेंसेस को सीरियल से लगाना है, उनको रीऑर्डर करना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस की एक स्टोरी बनानी है। तो देखते हैं, सबसे पहला है हमारा S1 को देखते हैं, 41st सेंटेंस है। अब इसका मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इन सेंटेंसेस में क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो नज़र डालनी है वो ऑप्शंस पर डालनी है कि कौन से ऑप्शंस ज़्यादा हैं। जैसे पहला ऑप्शन है SRPQ, इसमें सारे ऑप्शन डिफरेंट हैं, और ये एक अच्छी बात है कि सारे ऑप्शंस डिफरेंट हैं। आपको ये भी नज़र डालनी है कि कौन से 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, यानी कि S1 के बाद में एक कनेक्टिविटी के लिए कौन सा सेंटेंस पहले आ सकता है, शुरुआत कौन कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टार्टर देखना है, और आपको वो सेंटेंस देखना है जो लास्ट सेंटेंस हो सकता है, या कहें सेकंड लास्ट हो सकता है, और S6 से पहले वो आ सकता है। सो S1 के बाद का सेंटेंस देखना है और S6 से पहले का सेंटेंस देखना है। तो आपको ये काम करने हैं, आपको लास्ट सेंटेंस भी देखना है, यानी कि सेकंड लास्ट बोलें उसको, और आपको फर्स्ट सेंटेंस भी देखना है। तो देखते हैं, यह है चिनुआ अशेबी was born in 1930 and educated at the government college in Umuahia, नाइजीरिया। अजीब सा इसका नाम है, Umuahia, राइट। तो हम देखते हैं इसको, और लास्ट सेंटेंस है चिनुआ अशेबी हैज़ रिटन ओवर 20 बुक्स इंक्लूडिंग नॉवेल्स, stories, essays and collection of poetry and won the Nobel Prize for Literature। अब हमको देखना है कि सबसे पहले हमारा अगला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। पहला सेंटेंस है हमारा, ये चिनुआ अशेबी के बारे में बात की है, और वो पैदा हुए थे 1930 में। एजुकेशन उन्होंने लिया गवर्नमेंट कॉलेज इन उमुहिया, नाइजीरिया में। अब एजुकेशन के बाद में कौन सा सेंटेंस आ सकता है, देखें। सबसे पहला सेंटेंस है वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की है, ठीक है, पढ़ लिया हमने बहुत जल्दी से। दूसरे में सेंटेंस है आफ्टर द वॉर, तो दूसरा P और Q आपस में मिलते हैं, P के बाद में Q आ सकता है।
फिर हम देखते हैं, अभी हमने इसको फाइनलाइज नहीं किया है, फिर हम देखते हैं जल्दी से, ही जॉइंड द नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन लागोस इन 1954। देखिए 1930 से जंप किया है 1954 की तरफ। लेकिन अगर एस देखें तो एस की तरफ आप देखते हैं कि 1934 से सीधे सीधे अगर हम पहुंचते हैं आगे 1953, तो 1953 और 56 के बीच में, फिर 1954 में एक आर सेंटेंस दे रखा है। तो आपको हर एक चीज़ पर एक नज़र रखनी है और आपको उनमें एक कनेक्टिविटी बनानी है, कनेक्टिविटी बना सकते हैं। देखिए अब देखते हैं पहले सेंटेंस में जो S1 है हमारा, वो सेंटेंस है 1930 में एजुकेशन लिया। उसके बाद में कौन सा सेंटेंस हो सकता है? क्या हम S को रख सकते हैं पहले? ही रिसीव द BA डिग्री फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी इन 1953। बिल्कुल, एजुकेशन लिया और गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू से नाइजीरिया से उन्होंने लिया, और उन्होंने जो अपना BA किया फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी इन 1953 एंड 1956 ही स्टडीड ब्रॉडकास्टिंग इन लंदन एट द BBC, और BBC में उन्होंने काम किया लंदन में 1956 में। सो 1953 एस सेंटेंस है। एस से हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, सबसे पहले हम इसी को चुनेंगे। तो देखिए इसको, एस के बाद में हम देखते हैं आर को। एस के बाद में क्या आर आ सकता है? लंदन एट द BBC, और आर देखते हैं ही जॉइंड द नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन लागोस इन 1954। देखिए 53, 54 एंड 56 एक सीरियल हमको मिल रहा है। सो SRPQ हमारा सही सेंटेंस बन रहा है। पी को देखते हैं इसके बाद में, ड्यूरिंग द सिविल वॉर, एक बार आर को पढ़ लें हम पूरा, लेटर बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टिंग, एंड उसके बाद में है ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन नाइजीरिया ही वर्क फॉर द बायफ्रेंड गवर्नमेंट सर्विस, और उसके बाद में हमारा सेंटेंस है क्यू आफ्टर द वॉर, क्योंकि देखिए पी में वॉर की बात की है और आफ्टर द वॉर के बारे में बात की है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हमको मिल रही है। तो आपको इसी के ऊपर नज़र रखनी है कि लाइफ में, ड्यूरिंग लाइफ में जो पूरा स्केच है लाइफ का, उसमें जब उन्होंने 1930 से लेकर और 1956 तक क्या क्या किया और कब उन्होंने काम किया, तो इस दौरान जो काम किया उसकी एक कनेक्टिविटी, उसका टाइमलाइन हमको मिल रहा है। तो टाइमलाइन मैंने इसमें ढूंढा और मैं समझता हूं कि इसका ए ऑप्शन परफेक्ट है। एक बार मैं आपको जल्दी से फिर बता देता हूं। देखिए जो एस है इसको फॉलो करना चाहिए S1 को, जो एस है इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये जो S1 है जो एस है इट टेल्स अबाउट द डिग्री शिनुआ शेबर रिसीव्ड इन देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स, जो अपने लगातार आगे आने वाले वर्षों में उन्होंने लिया। और जो आर है वो क्या है? वो इसलिए है कि ये हमें उनके करियर के बारे में बता रहा है, उनके रोल के बारे में बता रहा है और कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया। और जब पी और क्यू हैं तो वो सीक्वेंस में आ जाते हैं। तो राइट आंसर इज ए, 41st का ए इज़ द करेक्ट आंसर। 42 में चलते हैं और 42 में पहला सेंटेंस है, आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए लगातार पढ़ते रहिएगा, अगर आपको कहीं से इसका ज़ेरॉक्स मिल सकता है, ज़ेरॉक्स ले लीजिए पेपर का। एवरी person carries in his head a mental model of the world, a subjective representation of external reality, writes Alvin Toffler in Future Shock। S1 है। अब S1 में किसके बारे में बात की है? सबसे पहले आप जल्दी से इसको पढ़ लें। Every person carries in his head a mental model of the right, और ये बात की है representation of external reality। अब कौन सा आपको लगता है कौन सा इसमें हम कर सकते हैं? अगर आपको ध्यान से देखें, आप ऑप्शंस को देख लीजिए, PSQR, सारे ऑप्शंस हमारे अलग अलग हैं। अब सारे ऑप्शंस हमारे अलग हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं पी। क्या पी आ सकता है? इट ऑर्गेनाइजेज आवर नॉलेज एंड। अब मैंने कहा कनेक्टिविटी देखनी है और आपको सारे सब्जेक्ट्स को देखना है। ये इट किसके लिए आया है? एवरी पर्सन कैरीज इन हिज हेड मेंटल डिसऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड सब्जेक्ट, लेकिन ये इट किसके लिए आया है? तो मैं पी को अपना सेंटेंस S1 के बाद में, S1 को फॉलो करना चाहिए, वो उसको फॉलो नहीं करता। फॉलो कौन सा करता है? आगे देखते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो हमको सेंटेंस मिलता है बी। क्या एस को मैं रख सकता हूं? एस को पढ़ते हैं। एज EF शूमाकर सेज। अब पहली बात की है कि एवरी पर्सन, और फ्यूचर एल्विन टॉफलर की बात की है, और फिर यहाँ पे एज EF शूमाकर सेज व्हेन वी थिंक वी डू नॉट जस्ट थिंक, वी थिंक आइडियाज। तो ये भी नहीं बनता है। अब हम देखते हैं सी को। क्या क्यू हमारा फॉलो कर सकता है इसको? दिस मेंटल मॉडल इज, ही सेज, लाइक ए जायंट फाइलिंग कैबिनेट। अब ध्यान से देखिए, एक बार तो आपको देखना है इसके जो कंटेंट वर्ड्स हैं, बहुत सारे कंटेंट वर्ड्स लगातार आए हैं, इसमें बहुत सारे कंटेंट वर्ड्स लगातार आए हैं, फॉलो कर रहा है। देखिए पहले में कहा मेंटल मॉडल की बात की है, क्यू में मेंटल मॉडल की बात दोबारा की है, और ही सेज, हु सेज? एल्विन टॉफलर सेज, लाइक ए जायंट फाइलिंग कैबिनेट। सो क्यू
मुझे एक प्रोबेबल मेरा आंसर लगता है। अब मैं इसको जल्दी से मिला लेता हूँ। क्या क्यू के बाद में आर आ सकता है? पढ़ लेते हैं एक बार। दिस मेंटल मॉडल इज, ही सेज, लाइक अ जायंट फाइलिंग कैबिनेट। इट कंटेन्स, इट किसके लिए आया है? फाइलिंग कैबिनेट के लिए। इट फॉलो कर रहा है क्यू को। इट कंटेन्स अ स्लॉट फॉर एवरी आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग टू अस, राइट। तो क्यू जो फॉलो करता है, आर जो फॉलो कर रहा है वो क्यू को फॉलो कर रहा है, और क्यू जो फॉलो कर रहा है वो S1 को फॉलो कर रहा है। एक दूसरे को फॉलो करते रहें। आगे चलते हैं। क्यू आर पी, पी इसके बाद में देखते हैं। इट ऑर्गेनाइजेस आवर नॉलेज एंड गिव्स अस अ प्लेस फ्रॉम विच टू आर्ग्यू। और इट कंटेन्स, इट ऑर्गेनाइजेस, वही इट का अभी आगे बताया है। इट कंटेन्स स्लॉट, तो स्लॉट के लिए फिर यहाँ पे इट आया है। और आर के बाद में हम देख सकते हैं क्यू आर हमने मिला लिया। क्यू आर के बाद में इट ऑर्गेनाइजर नॉलेज एंड गिव्स अस अ प्लेस फ्रॉम विच टू आर्ग्यू। पी भी हमारा फॉलो कर रहा है आर को। और अब चलते हैं एस की तरफ। एज ई एफ शूमाकर सेज, व्हेन वी थिंक वी डू नॉट जस्ट थिंक, वी थिंक आइडियाज। सो 42 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 42 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा मैंने कैसे सेंटेंस को ढूंढा। एक दूसरे को फॉलो करें। तो आप पेन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा और उसमें एरो से आप देखते रहिएगा उसको, या आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फॉलो कर रही है, एक सेंटेंस दूसरे को फॉलो कैसे कर रहा है। एक बार आपके सेंटेंसेस फॉलो हुए तो आप ऑप्शन को नज़र में ज़रूर रखें। लगातार ऑप्शन पर निगाह रहे हैं आपकी। डू नॉट टेक योर आइज ऑफ, डू नॉट टेक योर आइज ऑफ द ऑप्शंस, राइट। बिल्कुल भी वहाँ से अपनी निगाह को ना हटाएं। चलते हैं आगे। 43 बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन द एंटायरिटी। एंटायरिटी में जो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन एंटायरिटी, यानी कि लाइफ को पूरी तरह से जानने की जो स्टडी है वो बायोलॉजी कहलाती है। आपने पढ़ लिया इसको, S1 को पढ़ा। आपने सीधे एकदम से देखा कि फॉलो कौन सा करता है, S1 को फॉलो कौन सा कर सकता है। जल्दी से देख लीजिए जहाँ बायोलॉजी की बात हो रही हो। अब बायोलॉजी की बात आपको कहाँ दिखाई पड़ रही है बताइए। अगर आप देखेंगे 43 के अंदर हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, और एक बार देख लेते हैं कि क्या ए ऑप्शन को देते हैं। आर फॉलो करता है क्या? आर क्या है? द ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस ड्यूरिंग द लास्ट 1000 ईयर्स इन इंटरेस्टिंग फ्रॉम मैनी पॉइंट्स ऑफ व्यू। हाँ, जब वहाँ पे एक बायोलॉजी के बारे में बताया, फिर वहाँ की ग्रोथ के बारे में बताया, तो ये फॉलो करता हुआ लग रहा है। अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है, कॉन्क्रीट नहीं किया उसको भी। अभी हमारा थोड़ा सा काम अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। एस को देख लेते हैं। क्या ऐसा सकता है? वन फीचर ऑफ ग्रोथ इज, ग्रोथ की बात ही नहीं हुई है, ग्रोथ की बात ही नहीं पहले सेंटेंस में हुई है, तो नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्या डार्विनिज्म की बात नहीं हुई है, बायोलॉजी की बात हुई है। तो ये हमें लग रहा है कि हमारा जो आर है उसने फॉलो किया था, जो आर है उसने फॉलो किया था। और देखते हैं पी क्या फॉलो करता है। इन लेटर ईयर्स द फोकस वॉज फिजियोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मैंने कहा था आपकी जो वोकेबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हम चलते हैं, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग जो कंटेंडर है वो है ए, आर की तरफ चलते हैं। आर फॉलोज S1। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन इट्स एंटायरिटी, एंड देन आर कम्स द ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस ड्यूरिंग, जल्दी से पढ़ लेंगे इसको, और 1000 ईयर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया हमने इसको। एस हमने देखा आर के बाद में। वन फीचर ऑफ द ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ की बात एस में है, और एस फॉलोज आर, आर को फॉलो करता है। और एस को बहुत जल्दी से पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन की बात की है, ऑफ ऑल रिकॉर्डेड लिविंग फॉर्म्स सारे की बात की है। और उसके बाद में आपको पी देखना है। पी में क्या है? इन लेटर ईयर्स द फोकस वॉज फिजियोलॉजी, यानी कि यहाँ पर हमको जो एस में दिखाई पड़ रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड लिविंग फॉर्म्स। तो चेंजिंग इन्फेंस के बारे में बताया है। और फिर हमको बताया है पी के बारे में कि लेटर ईयर्स में इसके बारे में क्या हुआ है। द फोकस किस पर है? फिजियोलॉजी के अंदर एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी जो हमारा अंदर का शरीर है उसके अंदर का इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं, स्ट्रक्चर क्या क्या है, कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, कितनी सारी चीज़ें, स्केलेटन कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेसमेंट है, उसको एनाटॉमी बोलते हैं, इंटरनल। तो ये फॉलो कर रहा है। और उसके बाद में है क्यू, डार्विनिज्म आइडियाज ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन चेंज द परसेप्शन कम्प्लीटली। तो फोकस वहाँ हुआ, लेकिन उसके बाद में डार्विनिज्म आया, डार्विनियन आइडियाज आए, उन्होंने जो फोकस था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, मॉर्फोलॉजी से एनाटॉमी से चेंज कर दिया, और वो चेंज द परसेप्शन कम्प्लीटली। एवोल्यूशन वो ले आए, दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो ले आए, और तब ये हो गया। सो आप देख रहे हैं कि कैसे हम कर रहे हैं इन सब चीज़ों को।
और हमें फॉलो देखना है, हमें वर्ड अगर कॉमन आते हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में उनको मार्क कर लेना है और इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 44 की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी, अगेन एक बायोलॉजी का आ गया। इज द यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन्स ऑफ नेचुरल साइंसेस, यानी कि जो फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन्स थे, जो सब्जेक्ट्स बिल्कुल फॉर्मलाइज थे, जिनको प्रिपेयर किया गया था, कैटेगराइज और उनको कैटलॉग किया गया था, फॉर्मल एजुकेशन में फॉर्मलाइज किया गया था, उनमें से नेचुरल साइंस जो थी, डिसिप्लिन जितने भी नेचुरल साइंस में, बायोलॉजी उसमें से सबसे नया है। बायोलॉजी सबसे नया है, उसमें नईपन की बात की गई है। अब अगर नईपन की बात की गई है तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड आएगा कि जो इसको फॉलो कर सकता है। तो देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या क्यू फॉलो कर रहा है? क्या क्यू को आप फॉलो कर रहा है? जल्दी से क्यू को देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिए एंटीबायोटिक्स की बात उसमें कुछ नहीं की है। आपके पास में दो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आप क्या कर, दो तरीके हैं, मेथड हैं। आप एक बार तो सारे पढ़ लीजिए और उसमें से जो कॉमनैलिटी एक दूसरे के साथ में निकलती है उसको निकाल लीजिए, या आप सबसे पहले S1 के बाद में S1 को कौन सा सेंटेंस फॉलो करता है उसको निकाल लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ऑप्शन पे नज़र रहे आपके। लगातार मैं कह रहा हूँ उसको, आई एम स्ट्रेसिंग द फैक्ट, आई एम स्ट्रेसिंग दिस स्ट्रेटजी दैट अपने डू नॉट टेक योर आइज ऑफ, जस्ट डोंट टेक योर आइज ऑफ द ऑप्शंस, राइट। सो पी को देख लेते हैं एक बार। हाउएवर कब आता है? अब देखिए ऐसे वर्ड को आपको पकड़ना है जो एडवर्ब बन जाते हैं, ऐसे वर्ड को पकड़ना है, एडवर्ब कंजंक्टिव्स को। तो ऐसे वर्ड को अगर आप पकड़ते हैं, हाउएवर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मतलब होते हैं। डिस्पाइट, लेकिन डिस्पाइट का यहाँ कोई सेंस नहीं है। बायोलॉजी इज द यंगेस्ट डिस्पाइट, ऐसा हमको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। एक बार आर को देख लेते हैं। आर सेंटेंस है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। और डी है प्रोग्रेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रोसीडेड मच फास्टर देन इन बायोलॉजी। तो यहाँ पे बायोलॉजी का हुआ है, पहले सेंटेंस में बायोलॉजी है, तो एक कॉमनैलिटी हमको मिल गई। बायोलॉजी वहाँ है और बायोलॉजी यहाँ है, तो हमें एक छोटा सा, हल्का सा, थोड़ा सा फेंट है हमारा आइडिया, और लेकिन हम उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को करते हैं क्योंकि यहाँ तो स्ट्रॉन्ग है हमारा, बाकी तो कोई फॉलो नहीं करते हैं। एस को लेते हैं सबसे पहले। एस के बाद में आता है आर। तो क्या आर एस को फॉलो करता है? एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री एस में है और एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री आर में है। फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को। इट मीन्स एस फॉलोज S1, आर फॉलोज एस आर। डज पी फॉलो आर? पी को देख लेते हैं। हाउएवर द 20th century certainly the 21st century has demonstrated the utility of biological knowledge in furthering human welfare। तो आप देखें अगर यहाँ से ध्यान में, पी के अंदर जो हमने इससे पहले आर सेंटेंस देखा उसमें एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स की बात की गई है। ऑल्सो हैव ए हायर विजिबिलिटी दैन दोज ऑफ बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री इन आवर लाइफ में हमको हायर विजिबिलिटी दिखाई, लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट आर के बाद में पी आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, बावजूद उसके, डिस्पाइट द फैक्ट, हाउएवर, तो पी फॉलो करता है और उसके बाद में आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 3 मिलते ही आपका ऑप्शन निकल आया है, डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं 45। पीपल इन सोसाइटी एंड मेनी, तो मेथोडोलॉजी आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। पीपल इन सोसाइटी नीड मेनी गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर एवरीडे लाइफ इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट। यानी कि 7S1 में बताया है कि पीपल इन सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए इसको, वो क्या क्या चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती हैं एवरीडे लाइफ के अंदर। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट। अब अगला जो सेंटेंस है इसको फॉलो करना चाहिए। कौन सा फॉलो करता है? आप ध्यान से इसको देख लीजिए। कौन सा फॉलो करता है? ध्यान से इसको देख लीजिए। तो हमारा जो लास्ट का ऑप्शन था SRPQ था। यहाँ पर हम 45 देखते हैं और 45 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही जा सकता है। एक बार आप देखें तो P क्या S को फॉलो करता है? क्या P S को फॉलो करता है? S1 को फॉलो करता है? एक बार देख लेते हैं। A weaver may have some yarn. A weaver may have some yarn. मुझे लगता है some cotton and other instruments required for weaving cloth हो सकता है। Q कितना करता है? बहुत सारे, उसने कहा है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे वीवर की बात अचानक से कर लिया तो शायद हो सकता है, अभी पूरा नहीं किया हमने। A family farm may own a plot of land, some grains, farming implements maybe। A family farm के बारे में बात की है
तो वहाँ पे बात की है कि डेली आइटम्स के बारे में, एवरीडे लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं। यहाँ पे फैमिली फार्म के बारे में। आर फॉलो करता है एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन वुड लाइक टू यूज़। सबके पास में कुछ साधारण चीज़ें होती हैं, सर्विसेज होती हैं जो दूसरे लोग यूज़ करना चाहते हो, तो आर उससे पहले से कनेक्ट नहीं करता। क्या एस करता है? आई एम सॉरी, in fact the list of goods and services that any individual needs so large। देखिए पहले में इंडिविजुअल के बारे में बात की है, आम जिंदगी के बारे में बात की है, सोसाइटी के बारे में बात की है, और ये सारी चीज़ें हमको पहले में मिलते हैं। एस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट पॉसिबल, इट इज़ मोस्ट लाइकली। हाँ, ये मोस्ट लाइकली हमारा ऑप्शन है जो बन सकता है। तो चलते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। क्या आर एस को फॉलो करता है? एवरी इंडिविजुअल, क्या आर एस को फॉलो कर रहा है? एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन वुड लाइक टू यूज़। बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा एस है उसके अंदर सोसाइटी की बात की है, गुड्स और सर्विसेज की बात की है। आर के अंदर गुड्स और सर्विसेज, कॉमनैलिटी को देखिए, कनेक्शन को देखिए, कनेक्शन बन रहा है हमारा। और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्यू और आर को क्यू फॉलो करता है? देखते हैं। फैमिली फार्म may own a plot of land, some grains, farming implements, maybe a pair of bullocks, and also the labor services of family members। तो देखिए आर के अंदर एवरी इंडिविजुअल की बात की है, उसके बाद में फैमिली की तरफ बात की है, सर्विसेज के बारे में बात की है। तो एक ही तरह के थीम पर हम चल रहे हैं। जो पैटर्न बना है वो बना है इंडिविजुअल से फिर इंडिविजुअल्स की नीड के बारे में आया, इंडिविजुअल्स नीड के बारे में गुड सर्विसेज के बारे में आया, फिर गुड सर्विसेज के फैमिली फार्म के अंदर लैंड, सम ग्रेन्स और फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, और पेयर बुलक का भी हो सकता है, कुछ सर्विसेज भी हो सकते हैं। तो SRQP। और आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर है डी। आपको क्या देखना है? कनेक्शंस देखने हैं, कॉमनैलिटी देखनी है, कॉमन वर्ड्स देखने हैं आपको। हाउएवर, डिस्पाइट, देयरफॉर, सो, दस, इन वर्ड्स के ऊपर अपनी निगाह बनानी है। देखिए इतना काम आपको समझना होगा, जल्दी आपको करना होगा, अपने माइंड के अंदर प्रैक्टिस पेपर्स को बहुत ज़्यादा करना होगा। ये केवल ये नहीं कि एक एग्ज़ाम आपने कर लिया या मैंने एक एग्ज़ाम आपको करा दिया, अब मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको और आप समझ गए। एक एग्ज़ाम करने से थोड़ा सा मालूम चलता है। तो आई कुड से दैट इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत काम बाकी होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कॉन्सेप्ट को समझें, ग्रामर को यूज़ करें। वोकैबुलरी इज़ समवेयर वी कैन थिंक इट इज़ अ की, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 45-46। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। फार्मिंग के बारे में बात की है, मेन प्रोडक्शन के बारे में बात की है। अब जल्दी से चलिए आगे भी नहीं पढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कौन सा फॉलो करता है। फार्मिंग की बात की है, मेन प्रोडक्शन के बारे में बात की है। अब अचीवमेंट के बारे में बात कर रहा है, एस पढ़ लिया मैंने सबसे पहले, नहीं आ रहा। रेजिंग प्रोडक्शन के बारे में बात की है, प्रोडक्शन के बारे में बात क्या की है, बिल्कुल बात की है। आर से क्या मेरा ऑप्शन है? आर से मेरा ऑप्शन है, ओके। क्यू के बारे में, ओवर द ईयर्स हैव इंपॉर्टेंट चेंज इन द फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। फार्मिंग की बात की है पहले में, तो फार्मिंग में हमको मिलता है, ये भी प्रॉबेबल है। दीज हैव अलाउड फार्मर्स। अब दीज किसके लिए आया है यहाँ पे हमको नहीं पता चल रहा है, तो पी तो शायद नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि पी होगा। और मैं जाना चाहता हूँ, सबसे पहले आर को देख लेता हूँ। क्या आर S1 को फॉलो करता है? आर को पढ़ता हूँ। बट फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, बट इन रेजिंग प्रोडक्शन a great deal of pressure has been put on land and other natural resources, माफ़ कीजिए, other natural resources, but तो एक बार सही लगा था। farming is the main production activity in the village, but in raising production a great deal of pressure has been put on land and, यहाँ ज़मीन की बात कर ली है, वहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात हुई है, तो ज़मीन और प्रोडक्शन एक्टिविटी का कोई संबंध आपस में नहीं बना पा रहे हैं हम। अब देखते हैं, आर नहीं बना पा रहा है, एस बनाता है क्या? क्या मैंने ए कर लिया? क्यू देख लेते हैं एक बार। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस। बिल्कुल ठीक, एक ही ठीक लगता है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। फार्मिंग को जिस तरीके से किया जाता रहा है सालों के दौरान, उनमें चेंजेस आए हैं काफ़ी। ये एक इसके बारे में एक और जानकारी दी कि फार्मिंग हमारी एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी, लेकिन इसमें चेंजेस आए हैं कुछ। अब क्यों मुझे लगता है आर बिल्कुल कनेक्ट नहीं करता, एस कनेक्ट करता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, अचीवमेंट कोई नहीं है S1 के अंदर। क्या पी आता है? दीज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग है,
मेरा ऑप्शन वो मुझे क्यू लगता है, यानी कि ए लगता है। पढ़ लेते हैं एक बार। क्या पी क्यू को बनाता है, क्यू को फॉलो करता है? ओवर द years there have been many important changes in the way farming is practiced. These have allowed the farmers, these what? These have allowed the farmers, changes have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. यानी कि these changes, ये these और changes में एक इंटरकनेक्शन है, ये उसको फॉलो करता है। अब क्या R फॉलो कर रहा है? Q, P, S फॉलो कर रहा है P को। This is an important achievement since land is fixed and scarce. Important achievement कौन सा है? These have followed the man to produce more crops from the same amount of land. Same amount of land से हमने ज़्यादा पैदावार लेना शुरू कर दिया है, और this is an important achievement, right? Since land is fixed, क्योंकि ज़मीन उतनी ही है, और scarce है, scarce माना होता है शॉर्टेज में है, ज़मीन कम है हमारे पास में। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका आ चुका है। Q, P, S, R is the right option A, 47. Britain was the first country to experience modern industrialization. तो ब्रिटेन के बारे में बात की है, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की है। जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा इसी तरह का हमारा ऑप्शन हमको मिल जाता है। तो जब आप देखेंगे ध्यान से एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्या पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं, क्योंकि क्यू पी आर एस ऑप्शन है। क्यू को एक बार देख लेते हैं। इट हैड बीन, इट व्हाट? ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन. It had been politically stable since the 17th century with England, Wales and Scotland unified under a monarchy. ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन सारा इनको मिलकर बनता है, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को इट हैड बीन पॉलिटिकली, ब्रिटेन के बारे में बात की है, इट हैड बीन करता है, थोड़ा सा फॉलो कर रहा है। अब अंडर मोनार्की के बारे में बात की है। अब मोनार्की कहाँ है, तो एक बार इसको हमने देखा, पी को देख लेते हैं, क्या पी करता है? दिस मैट, दिस क्या, दिस वॉट, दिस वॉट? ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन. दिस वॉट? ये कोई इसमें नहीं आता। दिस माने आप किसी तरफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। दिस गेव पीपल अ वाइडर चॉइस फॉर वेज टू स्पेंड देयर अर्निंग्स, यानी कि किसी मेथड के बारे में बात कर रहे होंगे। दिस गेव पीपल, कोई तरीका उनको होगा, तो दिस यहाँ पर फॉलो नहीं करता, पी फॉलो नहीं करता। क्या आर फॉलो करता है? बाय देन अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल बाय देन रिसीव्ड, इसका मतलब टाइम की बात हो रही है। बाय देन टाइम के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। एस करता है, बाय द एंड ऑफ 17th century मनी वॉज वाइडली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी के बारे में कोई बात ही नहीं है। तो मुझे जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगता है, कंटेंडर है, मजबूती से हमको बुला रहा है, वो है क्यू। तो क्यू को एक बार देख लेते हैं, क्या पी क्यू के बाद साथ में जाता है? और पी को देखते हैं, दिस इट हैव बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस द 17th century विद इंग्लैंड, और उसके बाद में है क्यू के बाद में है पी। दिस मेंट, जब स्टेबिलिटी आ गई मोनार्की के अंदर, दिस मेंट दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज। मोनार्की हैज़ अ किंगडम, तो ये फॉलो करता है पूरी तरह से। और हमने देखा पी, तो क्या एस पी को फॉलो करता है? जल्दी से देख लेंगे। बाय द 18th एंड ऑफ 17th century मनी वॉज वाइडली यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक बार पी को दोबारा पढ़ लेते हैं कि अनइवन टैक्सेशन की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, लोकल अथॉरिटीज़ की बात हो रही है, मार्केट, सिंगल करेंसी की बात हो रही है, और अगले सेंटेंस में वहाँ पर हमारी पैसे की ही बात हो रही है। एस सेंटेंस में, बाय द एंड ऑफ 17th century मनी वॉज वाइडली यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और अगर आप आगे भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जब एक्सचेंज होना शुरू हुआ, पैसे का वाइडली एक्सचेंज होना शुरू हुआ, बाय देन अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ द रिसीव देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। जब मीडियम चलना शुरू हुआ, पैसा आपस में एक्सचेंज होना शुरू हुआ, मीडियम बन गया जो हमारा ट्रांजैक्शन था, और उसके बाद में आप देख रहे हैं आर, बाय देन काफ़ी सारे लोगों ने अपने जो वेजेस हैं और सैलरीज हैं वो पैसे में लेना शुरू कर लिए थे। देन इन गुड्स बार्टर सिस्टम खत्म हो गया था और हमारा जो करेंसी सिस्टम था वो शुरू हो गया था। परफेक्ट सेंटेंस, यानी कि ए इज़ द राइट ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सही दिशा मिल रही है, और आप कनेक्टिविटी, हमारे जो वर्ड्स हैं जिनको मैं सिग्नल वर्ड्स भी कहता हूँ, कौन सा वर्ड्स कहाँ इंडिकेट करता है, कहाँ स्टीयर करता है, ऐसे 10, देयरफॉर, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। कनेक्टिविटी, और इट को देखिए, इट अगर है तो पीछे की तरफ जा रहा है, दिस दिखा रहा है तो डिस्पाइट है तो कुछ हुआ है सेंटेंस में, हाउएवर है तो उसके पीछे का सेंटेंस आपको क्या बताता है, कॉन्सिक्वेंटली है तो आगे की तरफ बताता है, सब इशारा करते हैं। तो आप एक अच्छे ड्राइवर की तरह आगे बढ़ते रहिए, और मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज में इन वर्ड्स का होना बहुत अच्छा है।
कनेक्टिविटी वर्ड्स को आप देखते रहिए और ये देखते रहिए कि आपको कहाँ कॉमन वर्ड्स मिलते हैं, कौन से फॉलो करते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। 48th, फॉर सेवरल मिलियन ईयर्स ह्यूमंस लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। हंटिंग के बारे में बात हो रही है, गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स के बारे में बात हो रही है। अब गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, हंटिंग के बारे में बात हो रही है, और कब की बात हो रही है, इसमें कोई मिलियन ईयर्स, फॉर मिलियन, काफ़ी समय से। अब देखते हैं कौन सा मिलता है, क्या पी मिलता है। उसके बाद में हम जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि QSPR हमारे ऑप्शन है, कोई कॉमन नहीं है, बहुत अच्छी बात है QSPR। तो एक बार Q को देख लेते हैं। दिस चेंज टुक प्लेस बिकॉज दिस चेंज टुक प्लेस। व्हाट चेंज समबडी टॉकिंग अबाउट दिस चेंज। तो पहले सेंटेंस में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। अब क्या चेंज आया था पहले सेंटेंस में, उसमें केवल ये बता रहा है कि हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया था। अगर चेंज नहीं आया था तो फिर हमको क्या लगना चाहिए, अगर चेंज नहीं आया तो इसको ऑप्शन को हम रूल आउट करते हैं, क्यू की तरफ चलते हैं। दिस चेंज क्यू था, एस चलते हैं। एस में है द शिफ्ट फ्रॉम फोरेजिंग टू फार्मिंग वाज मेजर टर्निंग पॉइंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। जो फोरेज करते हैं, खाने पीने के लिए चीज़ों को ढूंढते हैं, इधर उधर जाकर फोरेज करते हैं, फोरेज की शिफ्ट की कोई बात नहीं आ रही है तो इसको भी रूल आउट करते हैं। पी देख लेते हैं बहुत जल्दी से। तो देखिए ऑप्शन से भी अगर जाते हैं बहुत फास्ट हम जा रहे हैं, आपको पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। पी को देखते हैं। दिस लैड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड पैस्टोरलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को लेते थे, गैदर करते थे वाइल्ड प्लांट्स, लेकिन इस चीज़ से लैड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कहाँ से आई, अगर एनिमल्स को पालना शुरू किया या वाइल्ड प्लांट्स को लेना शुरू किया, गैदर करना शुरू किया, फार्मिंग कहाँ से आई। आर को देखते हैं। देन बिटवीन 10,000 and 4,500 years ago people in different parts of the world learn to domesticate certain plants and animal। देखिए जब आप किसी जगह पर घूमते रहते हैं, आप नोमैडिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, तो आप कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको फिर समझाता हूँ। जो आर है, देन उन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। सबसे पहले डोमेस्टिकेट सर्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को, एनिमल को डोमेस्टिकेट करने के बाद में रियर करना शुरू किया, नेसल नर्चर किया, तो एक कॉलोनी उनकी बनी और शायद वो कॉलोनी के बनने से एक जगह उनको रहना पड़ा होगा और शायद ऐसा रहा होगा कि वहीं से फार्मिंग की ज़रूरत पड़ी होगी। अगर आप भागते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत ज़्यादा जाते हैं, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आज यहाँ तो कल वहाँ, नोमैडिक हो जाते हैं, और आपको वो जो एग्रीकल्चर होता है वो एक परमानेंट जॉब है, परमानेंसी नहीं मिलती है। तो आर मुझे लगता है। एस को एक बार फिर से देख लेते हैं। द शिफ्ट फ्रॉम बिल्कुल नहीं होता, तो मुझे आर लगता है, आर की तरफ ही चलते हैं। आर के बाद में पी क्या आर को फॉलो करता है, देख लेते हैं एक बार। पी के आर को फॉलो करता है, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, एंड दिस व्हाट, डोमेस्टिकेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड पैस्टोरलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। मैंने कहा था जब आप एक जगह रहेंगे तो आपको डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग करना पड़ेगा, खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको। इंसान ने ऐसे ही सीखा था, कॉलोनी बनाई उसने सबसे पहले, और फिर पैस्टोरलिज्म, उसने बहुत सारे कैटल को पाला, और कैटल को पालने के बाद में उसको कैटल को कुछ खिलाने के लिए चाहिए था, पैस्टोरलिज्म की तरफ चला गया। तो बिल्कुल फॉलो करता है, पी आर को फॉलो करता है। क्या एस पी को फॉलो करता है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। द शिफ्ट फ्रॉम फोरेजिंग, एक जगह से दूसरी जगह भटकना खाने की वजह से, टू फार्मिंग वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। एक जगह से दूसरी जगह भागते फिर रहा था, तब परमानेंसी आई और उसने अपनी लाइफ को सेटल कर लिया। तो हमारा डी ऑप्शन परफेक्ट ऑप्शन हमको लग रहा है। आपने देखा हमने कनेक्टिविटी के साथ में ऑप्शन को जाकर, एवं वी आर गोइंग बाय द ऑप्शन, वी आर परफेक्टिंग इट, परफेक्टिंग द टेक्निक, and we are not only perfecting the technique but also saving our time। 49 पे चलते हैं। 49 में पहला सेंटेंस है ऑल गवर्नमेंट क्लेम इटर्नल कंसिस्टेंसी एंड सक्सेस। देखिए जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं वो कंसिस्टेंसी को क्लेम करती हैं, कहती हैं इटर्नल कंसिस्टेंसी हमारे पास है, सक्सेस हमारे पास में है। और अगर इटर्नल कंसिस्टेंसी और सक्सेस दोनों हमारे पास में हैं तो क्या होगा, आप देखते हैं इसके बाद में कौन सा सेंटेंस आ सकता है। करेक्ट सीक्वेंस है SQSR। एस के बाद में दो ऑप्शन, सबसे पहले एस को देख लेते हैं। क्या एस फॉलो करता है, सम इवन क्लेम ओमनिशंस। देखिए कुछ गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट इटर्नल कंसिस्टेंसी और सक्सेस को क्लेम करती हैं, कहती हैं हमारे पास में है। कुछ गवर्नमेंट ओमनिशंस होते हैं, यानी कि सर्वज्ञानी, ओमनिशंस, सर्व जानती हैं वो केवल कंसिस्टेंट सक्सेस ही नहीं जानती हैं, वो सब जगह सब चीज़ों को जानती हैं, ओमनिशंस कर रहा है। लेकिन एस के दो ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन को जल्दी से देख लेते हैं।
एस क्यू, पहला ऑप्शन है एस के बाद में क्यू, एंड यट द एसेंस ऑफ गवर्नेंस इज चॉइस, एंड yet what? Some even claim omniscience. इवन जो वर्ड है वो दिखा रहा है कि कुछ तो इस हद तक चली गई हैं कि वो ओमनिशंस को भी क्लेम करती हैं। सब जगह वो हैं और वो सब जानते हैं, वो हर किसी की चीज़ों को जानते हैं। जो इंसान सर्वज्ञानी होता है, इट मीन्स जो पास्ट को जानता है, फ्यूचर को जानता है, प्रेजेंट को भी कंट्रोल कर लेता है, उसको हम ओमनिशंस कहते हैं। अब हमारा जो 49 है ये हमको एक ऐसा ऑप्शन देता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है हमको। एस के बाद में क्या क्यू एस को फॉलो करता है? एंड यट, तो मैंने जो पहले बताया इवन सम इवन क्लेम भी करती हैं, हम तो ओमनिशंस भी क्लेम करती हैं, और इसके बावजूद यट इतना होने पर भी एसेंस ऑफ गवर्नेंस इज चॉइस लगता है ए। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा हमको सी को भी एक बार यहीं पे साइमल्टेनियसली एक बार देख लेते हैं। इसके बाद में वहां पे आर आता है। नोवेयर इज दिस मोर ट्रू देन इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। नोवेयर इज दिस मोर ट्रू। व्हाट ट्रू? व्हाट? Some even claim omniscience. Nowhere is this more true. This what? Some even claim. तो ये फॉलो करता नहीं नजर आता। डिसीजन मेकिंग में omniscience बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन yet the essence of governance is, सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ जानकारी के बाद भी जो एसेंस होता है वो चॉइस होता है कि आप जानकारी के बाद में चॉइस क्या लेते हैं। तो देखिए Q जो है एस को फॉलो कर रहा है। अब मैं पहले ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा मैं चला गया हूँ, इसमें मैंने बाकी दो ऑप्शंस को रूल आउट कर दिया। आपने देखा हमने बाकी ऑप्शंस को रूल आउट कर दिया। तो कॉमन ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉमन ऑप्शंस को मिलाइएगा और जल्दी मिलाइएगा, देर नहीं कीजिएगा। पहला सेंटेंस आपको मिलना है और फॉलो करते रहना है। एक सेंटेंस S1 को फॉलो करे, आपका काम होता जा रहा है। सो ऑप्शन इज द SQPR। आगे चलते हैं 50th पर एक सेंटेंस आया है, बुद्धिज्म कंटिन्यू टू स्प्रेड इनटू मेनी लैंड्स ऑफ एशिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5th and 6th century। 5th 6th century है और स्प्रेड इनटू लैंड्स ऑफ एशिया में आ गए थे। और बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो 5th 6th century एशिया और बुद्धिज्म, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं फॉलो कौन सा कर रहा है। 5th 6th 5वीं और 6वीं शताब्दी है और लैंड है, पीरियड ये है 5th और 6th, और बुद्धिज्म के बारे में बात हो रही है और स्प्रेड के बारे में बात हो रही है, राइट, एशिया के बारे में बात हो रही है। तो याद रखिएगा इतना। अब देख लेते हैं कौन सा फॉलो हमारा कर रहा है। अगर फॉलो देखेंगे तो आर क्या फॉलो करता है, जल्दी देख लीजिए। इसका पहले कनेक्शन देख लीजिए, कनेक्शन आपको कहाँ मिल रहा है। कनेक्शन मिल रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लें, वही चलते हैं। RQPP, PP के दो ऑप्शन है, तो सबसे पहले RQPP को ही देख लेते हैं। PP के दो ऑप्शन है, इनको मिला लेते हैं। P का C ऑप्शन देख लेते हैं। P का ऑप्शन है, while this can be understood as a part of larger processes of cultural interaction, especially trade, a key role was played by monks। तो while this can be true as a part of larger processes, हो सकता है P, और P वहाँ भी है, लेकिन हमें Q को देखना है, S को देखना है, C और D में देखना है, क्योंकि दोनों ही P हमारा ठीक जा रहा है इसमें, लगता है हो सकता है। तो Q को भी देख लेते हैं एक बार। We know a little bit about some of them, some of whom, ये लास्ट में जो P में सेंटेंस है, a key role was played by monks, और we know a little about some of them, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। देखिए some of them किसके लिए आया है, monks के लिए आया है, और monks के लिए some of them जो आया है, आप देख रहे हैं इसको अच्छे तरीके से कि हमारी एक कंटिन्यूटी बन रही है, पैटर्न बन रहा है, फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हम ज़्यादा जाएंगे सबसे पहले PQRS पर। क्या R Q को फॉलो कर रहा है? R में जो बात, Q में जो बात की गई है, वो बात की गई करेज, डिटर्मिनेशन टू persevere in the face of long hard journey to India and back, and Buddhism has made its way to Sri Lanka and many centuries earlier during the time of Ashoka। क्या ऊपर कुछ ऐसी बात की गई है? We have countless men whose commitment to the Buddhist path gave them the courage and determination to persevere in the face of long hard journey to India। इंडिया की बात की गई है Q में, और बुद्धिज़्म के बारे में बात की गई है श्रीलंका, और श्रीलंका इंडिया ही हुआ करता था उस वक्त, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, अशोका इंडिया के थे। तो R फॉलो कर रहा है Q को, क्या S फॉलो कर रहा है? और लास्ट में बुद्धिज़्म कम्युनिटी सून टुक रूट, फैल गई, उसकी जड़ें फैल गई, और उसके बारे में बताया इन द 5th century द मंक बुद्धिघोष ट्रैवल्ड टू श्रीलंका, वो श्रीलंका चले गए। राइट आंसर इज द आंसर C। सो 50th का जो आंसर है वो आंसर हमारा है C। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
आपने 49 सेंटेंस को भी देखा, उसमें हमने सही आंसर किस तरह से निकाला। आपने यहाँ भी देखा कि हमने किस तरह से सेंटेंस को निकाला। तो जब आप इन सेंटेंसेस को लगातार करते चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें हम चीज़ों को उस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सब सही है। 50 हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है। आज मैं आपको इसको करता हूँ, इसको मैं डिस्पैच करता हूँ और आप आगे का जो सेंटेंस है आपको मैं दिखा देता हूँ। आगे मैं शुरू करने वाला हूँ फिल इन द ब्लैंक्स को, और फिल इन द ब्लैंक्स को मैं अगला वीडियो तैयार करता हूँ। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो अवे because I'm shortly after a few seconds, few minutes, I'm going to upload this one which I have just made, and which the one I'm going to make now, I'm going to upload both of them. So keep watching and keep sharing, keep liking and keep learning too, right? Stay tuned. You have a wonderful time. Thank you.